1970 में जॉन कॉनवे नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था और उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम उन्होंने गेम ऑफ लाइफ रखा था। वो गेम एक 2 डायमेंशनल ग्रिड और कुछ सिंपल सेल्स की मदद से आर्टिफिशियल लाइफ की ग्रोथ को सिमुलेट करता था और वो सेल्स या तो जिंदा होते या मुर्दा। वो सेल्स जिंदा होंगे या मुर्दा, ये बात कुछ बुनियादी नियमों से तय होती थी। तो अब हमारे सामने एक बड़ा सा सेल ब्लॉक है। हम देख सकते हैं कि ये वाला सेंट्रल सेल है जो कि ऑन है और उसके बाईं ओर उसका पड़ोसी है। फिर ये बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसकी मौत हो गई है क्योंकि वो अकेला था और उसके कुछ गिनती के पड़ोसी थे। अब इस सेंट्रल सेल को देखिए जो ऑन है, ये उस तीसरे सेल जैसा भी नहीं है जिसके सिर्फ 2 पड़ोसी हैं। वो कभी मरता नहीं है और अपने आसपास के इलाके में घूमता फिरता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। ये इस बात की बहुत ही अच्छी मिसाल है कि ऐसे माहौल में सेल जिंदा बने रह सकते हैं। सही वक्त मिलने पर इन साधारण से नियमों से कई बड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन सकते हैं और उनमें से कुछ तो जीते जागते जीव जैसे भी लगते हैं। जॉन कॉनवे ने भी जीवन के बारे में यही बात बताने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया था कि वो भले ही हमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और ये एक चमत्कार ही है कि हमारे आसपास भी जीवन है, लेकिन उन्होंने उसे एक गेम में बनाया था जो 2 या 3 बड़े ही साधारण से नियमों पर चलता था और उससे कुछ बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बन रहे थे। लेकिन ये पैटर्न आखिर इतने कॉम्प्लेक्स होने के बाद जिंदा, इंटेलिजेंस या इमॉर्टल हो सकते हैं? व्लाटको को लगता है कि इंसान का दिमाग एक अच्छा पैमाना है और वो उसकी प्रोसेसिंग पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान का दिमाग आज भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज का कोई भी कंप्यूटर 1 सेकंड में 10,000 करोड़ बीट तक ही काम कर सकता है, लेकिन हमारा दिमाग उससे कम 10 लाख गुना तेज होता है। ऐसे में इंसान के एक दिमाग को सिमुलेट करने के लिए हमें एक साथ 10 लाख लैपटॉप को चलाना पड़ेगा। आज का कोई भी कंप्यूटर इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइफ को अपने अंदर समा सके। व्लाटको मानते हैं कि इसका जवाब है एक अलग तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल, क्वांटम कंप्यूटर का। क्वांटम कंप्यूटर असल में कंप्यूटेशन के लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी है और वो कंप्यूटर इतना फास्ट होगा कि आज का कोई भी कंप्यूटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर की बजाय वो क्वांटम डिवाइस एक एक एटम की मदद से कंप्यूट करेंगे और वो वंस और जीरोस की मदद से हाँ या ना में जवाब देने की बजाय क्वांटम कंप्यूटर के एटम में वंस और जीरोस के बीच की हर चीज होगी एक कॉम्प्यूटेशनल मेबी के तौर पर। क्वांटम कंप्यूटर असल में सुपरपोजिशन नाम के क्वांटम इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा, जिसका मतलब होता है एक ही वक्त पर अलग अलग रूप में कई जगहों पर होना। अलग अलग रूपों को हैंडल करने की इसी खूबी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में कई ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हल कर लेंगे, वैसे ही जैसे हमारा दिमाग करता है। इस तरह से हमें एक ही वक्त पर एक साथ कई अलग अलग मोड मिलेंगे जो वैसे ही होंगे जैसे एक ही जगह पर एक ही साथ कोई चीज कई अलग अलग रूप में मौजूद हो। और क्वांटम कंप्यूटेशन अपनी फुल पावर पर कई मायनों में अनलिमिटेड होगा, जिसमें हम 0 और 1 के बीच की हर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और तब हम उस स्टेज पर भी पहुंच सकते हैं जहां हम बहुत सी चीजों को एनकोड कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं होगी। हो सकता है कि एक ऐसा वक्त भी आए जब इंसान अपनी इमॉर्टैलिटी से कहीं आगे निकल जाए, वो इटर्नल आर्टिफिशियल लाइफ बनाने लगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल जीव साथ में रहेंगे कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि जल्दी ही कंप्यूटर हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और वो हमें चिड़ियाघरों में रख देंगे। लेकिन अभी तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस काम को अंजाम दे सके। हमारे पास एक भी ऑपरेटिंग क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। एक क्वांटम कंप्यूटर का कैलकुलेशन फिलहाल तो बस यही है, 3 गुणा 5 होते हैं 15। हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि कंप्यूटर और रोबोट चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, वो एक एडिंग मशीन ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास भी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनिशिएटिव होंगे। वो किसी भी सूरत में इंसान की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, ना ही वो कभी हमारी तरह से तर्क ही कर पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हमें अभी काफी लंबा सफर करना है, उसके बाद ही हम उस थिंकिंग प्रोसेस की नकल कर पाएंगे जो एक इंसान के अंदर जन्म से ही होता है।
मतलब हम अभी क्वांटम इंटेलिजेंस के गुलाम तो नहीं बनने वाले, लेकिन इस फिजिसिस्ट का मानना है कि इंसान की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। एक दिन आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल जीवों के बीच की वो लाइन मिट जाएगी और हकीकत बन जाएगी, सिर्फ जिंदा जीवों के लिए ही नहीं बल्कि मुर्दों के लिए भी। हमें यही बताया गया है कि साइंस और धर्म दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि धर्म के बिना साइंस अपाहिज हो जाएगा और साइंस के बिना धर्म भी अंधा हो जाएगा। हम इमॉर्टैलिटी तभी पा सकते हैं जब इंसान और ईश्वर का एक कभी न खत्म होने वाले कॉस्मिक कंप्यूटर में फ्यूजन हो जाए। बहुत कम ही लोग इंसान के भविष्य के बारे में उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से न्यू ऑर्लियंस में मौजूद ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर सोचते हैं। फ्रैंक का कहना है कि हमारे एवोल्यूशन में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ब्रह्मांड और ईश्वर एक हो जाएंगे। उस वक्त को उन्होंने ओमेगा पॉइंट का नाम दिया है। ओमेगा पॉइंट इस ब्रह्मांड का अंत है। इस प्रोसेस में इंसान या कह लीजिए हमारे वंशज इस ग्रह से कहीं आगे तक जाएंगे और एक दिन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। जब हमारे वंशज इस फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तब उनके ज्ञान, उनकी शक्ति और उनकी कंप्यूटर कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं होगी। फिजिक्स के एक नियम से एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मैटर को बदल देता है। मिसाल के तौर पर इस कब्र के पत्थर को शायद प्योर एनर्जी में बदल दिया जाए। वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स होगा जो हमारे वंशजों के पास होगा और वो उनके कंट्रोल में होगा। हमें इमॉर्टैलिटी भले ही 100 करोड़ साल बाद मिले या इसी सदी में मिल जाए, लेकिन मौत पर विजय मिलने के बाद हमारी पूरी सभ्यता ही बदल जाएगी। हम जिस तरह से जीते हैं, काम करते हैं या एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब बदल जाएगा। सवाल शायद ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहिए। अलेक्जेंडर रोज लॉन्ग न्यू फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उस संस्था के जिसका मकसद है एक बड़ी ही अनोखी घड़ी बनाना। उसका नाम रखा गया है लॉन्ग नाउ की घड़ी, और वो घड़ी 10,000 साल तक चलती रहेगी। हमने 10,000 साल तक चलने वाली वो घड़ी इसीलिए बनाई है कि लोगों को काफी लंबे समय के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव मिल सके। अगर आपको लगता है कि दूसरी चीजें इंसान की उम्र लंबी कर सकती हैं, तो आप दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हम 10,000 साल चलने वाली इस घड़ी को 10 साल के लिए बनाते तो उससे डिजाइन करने का हमारा तरीका बिल्कुल अलग होता। लेकिन हम इस घड़ी के साथ अगले 10,000 साल के जिम्मेदार हो गए हैं। 10,000 साल पीछे जाने का मतलब होगा कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं। अगर 10,000 साल आगे जाते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां की सभ्यता और टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे होगी। 10,000 साल वाली इस घड़ी को बनाते वक्त हमें एहसास हुआ कि जो सबसे ड्यूरेबल डिजाइन है उसे बिल्कुल सिंपल बनाना। लॉन्ग नाउ की घड़ी पूरी तरह से मैकेनिकल होगी। उस घड़ी को पार मिलेगी ग्रेविटी की फोर्स से। उसमें वेट से चलने वाला सिस्टम थ्रेडेड बार को चलाएगा। वो घड़ी एक पेंडुलम की मदद से कम अवधि का हिसाब रखेगी तो एक सोलो सिंक्रोनाइजर की मदद से लंबी अवधि का। हो सकता है कि यह डिवाइस शायद 10,000 साल तक ना टिके, लेकिन अलेक्जेंडर को इससे मतलब नहीं है। वो तो हमें यह दिखाना चाहते हैं कि 10,000 साल बाद हम कैसे होंगे। जैसे ही हम इस 10,000 साल वाली घड़ी को देखते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या उस वक्त इस दुनिया में इंसान नहीं होंगे? इस घड़ी में चाबी भरने वाले हाथ किस तरह के होंगे? वो हमारे जैसे ही होंगे या बिल्कुल अलग हाथ होंगे? इन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में उतने लंबे समय की जिम्मेदारी लेने की बात आने लगती है। आज से 10,000 साल बाद शायद इंसान अमर हो जाएं, और अगर ना भी हो पाए तो उनकी उम्र हमारी उम्र से कहीं ज्यादा लंबी होगी। अगर हमारी उम्र 1,000 साल या उससे ज्यादा हो गई तो शादी और दूसरे रिश्तों का क्या होगा? अभी तो इतनी छोटी सी उम्र में ही ज्यादातर लोगों के तलाक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम 1,000 साल तक जिंदा रहने लगे तो पता नहीं हमारी कितनी शादियां होंगी। मुझे नहीं लगता मैं कभी अमर हो पाऊंगा। मेरी बीवी ही मुझे पहले मार डालेगी।
हम भले ही चाहें या ना चाहें, पर आज बहुत से वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि एक दिन हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां ना उम्र होगी, ना बीमारियां होंगी, ना ही मौत होगी, और हम कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का मजा लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें कभी न खत्म होने वाली जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना भी सीखना होगा। माइथोलॉजी कहती है कि हमारी मॉर्टैलिटी से ईश्वर को जलन होगी। हमारी मौत ही हमारी जिंदगी को इतनी अहम बनाती है। उसी वजह से हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा महान बनना चाहते हैं, और उसी मौत की वजह से हम में इंसानियत पैदा होती है। लेकिन जब तक हमारे दिल में मौत का डर रहेगा, हम उस कभी खत्म न होने वाली जिंदगी के सपने देखते रहेंगे। और यही वो बात है जो हमें इंसान बनाती है।